मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेला 2024 की तैयारियों के संबंध में हरिद्वार में समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजीपी अभिनव कुमार समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम धामी ने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर बताया कि कांवड़ मेला हमारे लिए काफ़ी खास है। मेले में देश के कोने कोने से कांवड़ यात्री प्रदेश में आते हैं। इसका ठीक तरह से प्रबंधन हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इन सब बिंदुओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई। उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून अक्टूबर तक लागू करने की तैयारियां तेज कर दी गई है। शुक्रवार को नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने विशेषज्ञ समिति सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड की रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा, सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर जा सकते हैं। ये 4 खंडों में उपलब्ध है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले ही दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया था कि अक्टूबर में उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो सकता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वायदा किया था यूसीसी को लेकर, और इसी के तहत सरकार ने अपने वायदे को पूरा करते हुए अब अक्टूबर में इसे लागू करने का फैसला लिया है। और यूसीसी को आप वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। 4 खंडों में इस पूरे यूसीसी को पढ़ा जा सकता है। जूस पॉलो कोटिनो वर्सेस मारिया लुइस वैलेंटिना 2017 का केस है, जिसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यूसीसी का कानून बनाइए। एक बार नहीं, अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक उदाहरण है जो सरला मुदगल केस 1995 का है, जिसमें उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था, जस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पृष्ठ 81, रिपोर्ट के पृष्ठ 81 पर उद्धृत है। इट अपीयर्स दैट इवन 41 years after the introduction of the Hindu Code Bill, the rulers of the day are not in a mood to retrieve Article 44 from the cold storage where it is lying since 1949. When more than 80% of the citizens have already been brought under the codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance anymore the introduction of uniform civil code for all citizens in the territory of India. ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। इसका जिक्र चैप्टर 5 में किया गया है। चैप्टर 6 बेसिकली करंट लीगल फ्रेमवर्क के बारे में है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, धर्माधारित कानून और सेक्युलर कानून। इसमें मैरिज एंड डिवोर्स, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप सभी एक्ट के बारे में जो वर्तमान व्यवस्था है, इसका जिक्र बहुत संक्षेप में किया गया है। इसके अपेंडिक्स भी हैं, बहुत सारे लंबे चौड़े हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। आज की जो कानूनी व्यवस्था है इससे क्लियर हो जाएगी। चैप्टर 7 इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में है। चैप्टर 7 में ये लिखा गया है कि समिति ने 12 देशों की फैमिली लॉज के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये 12 देश हैं: टर्की, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। इसमें एक दो केवल आपके का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक मोटी बात यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, मॉडर्न टाइम में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, मॉडर्न टाइम में पहली बार फ्रांस में इसको नेपोलियन लेके आए थे। उन्होंने सन 1804 में फ्रांस में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। उसके तर्ज पे बाद में कुछ लोगों ने अपने देश में भी लेके आए। इनफैक्ट 100 साल बाद जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में। इन तीनों कोड से प्रभावित होकर यूरोप के कई कंट्रीज ने अपने अपने देशों में सिविल कोड की व्यवस्था की थी। काफी कुछ इंस्पिरेशन इन्हीं तीनों कोड से उनके अंतर्गत था। तो टर्की में जब कैलिफेट समाप्त हो रहा था और नई व्यवस्था लागू हो रही थी सन 1926 में,
तो 1926 में टर्की, जो यूरोप और एशिया दोनों के बीच की कड़ी के रूप में जो कंट्री है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। टर्की मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन उनका जो कोड 1926 में आया, उन्होंने उस कोड में सन 1926 में जेंडर इक्वालिटी की बात की, पॉलीगेमी को बैन करने की बात की, शादी में दोनों पति पत्नी को इक्वल राइट्स ऑफ डिवोर्स की बात की। 1926 की बात कर रहा हूं, और वो व्यवस्था चलती रही। उन्होंने शादी के लिए लड़कियों की मिनिमम एज भी, जो कि शरीयत में यह है कि जब जैसे लड़की प्यूबर्टी पे पहुंचती है, शादी योग्य हो जाती है। उत्तराखंड में आज सामान्य नागरिक संहिता की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अक्टूबर तक प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि यूसीसी से प्रदेश में कोई फर्क पड़ेगा, प्रदेश के लोगों को यूसीसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। आज प्रदेश में सड़कें टूटी हैं, मार्ग बाधित हैं, उत्तराखंड में लोगों के सर पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार का उन बातों पर ध्यान नहीं है। देखिए क्या फर्क पड़ना है उससे, पब्लिक में उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को लगता नहीं। ये केवल और केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। मंदिर, मजार, मस्जिद, मदरसे, इसके अलावा इस सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं। इकोनॉमी में कुछ नहीं कहते। आज 66,000 रुपीज के कर्जे में प्रत्येक नागरिक इस उत्तराखंड का है। जितने राज्य नए बने हैं उनमें सबसे ज्यादा कर्जे में अगर कोई राज्य है तो उत्तराखंड राज्य पर कैपिटा के हिसाब से। और सड़कें टूट रही हैं, तमाम 100 के आसपास सड़कें इस समय पूरे प्रदेश की टूटी हुई हैं, उस ओर को सरकार का ध्यान नहीं है। लोगों की नौकरियां चलेगी, उस ओर को सरकार का ध्यान नहीं है। लोगों की खेती बाड़ी डूब गई, उस ओर को सरकार का ध्यान नहीं है। पूरा खटीमा, उधम सिंह नगर डूबा पड़ा है, उसकी सरकार को चिंता नहीं है। जोशीमठ 3 दिन तक टूटा पड़ा है। केदारनाथ में वो हालत है, बद्रीनाथ में हालत खराब है, यमुनोत्री में हालत खराब है, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है इन चीजों के लिए। और ऐसे में चाहे ट्रिपल ये लाएं चाहे वो लाएं, कुछ नहीं होने वाला। जनता जिस ओर को ध्यान ही नहीं देती, केवल उस ओर को फोकस है। अच्छी बातें घुमा फिरा के बातें करने के अलावा बीजेपी कुछ नहीं करती। हकीकत यह है कि जो मंगलौर में हुआ है, पुलिस का जो कुरूप चेहरा मंगलौर में देखने को मिला, हकीकत यह है। यूसीसी लाएंगे और मंगलौर करेंगे तो फायदा क्या है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अभी तक के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें बीजेपी नज़ीर के तौर पर मान रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि सरकार ने वह चीज़ दी है जिसकी उत्तराखंड को ज़रूरत नहीं थी। उत्तराखंड की जनता मूल निवास भू कानून की मांग कर रही थी, लेकिन उसको लेकर सरकार ने क्या किया यह बताना चाहिए। उन्होंने कहा बीजेपी कुछ भी कहती रहे, लेकिन जनता सब जानती है। तो आपने बनाई तो नज़ीर हो गई, लेकिन उत्तराखंड के लोगों की जो मूल भावना है, वो मूल निवास की बात कर रहे हैं। मूल निवास कहाँ है? वो भू कानून की बात कर रहे हैं। भू कानून कहाँ है? जवाब तो यहाँ दीजिए। आपने जो चीज़ हमको आवश्यकता नहीं थी वो चीज़ बनाए हो। हमें तो चाहिए मूल निवास, और हमको चाहिए भू कानून, एक सशक्त भू कानून। उत्तराखंड बिक रहा है, उत्तराखंड की ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, गरीब की ज़मीन बिक रही है, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, नदियां खोदी जा रही हैं, अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। इस बात का जवाब दो, क्यों चल रहा है? घर घर शराब पहुंचाई जा रही है, वैन में शराब पहुंचाई जा रही है, गली गली में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। सबसे बड़ा सवाल था यहाँ के मूल निवास का, उसका क्या हुआ? एक बात। दूसरा, भू कानून कब बनाएंगे? बाकी तो आप कहते रहो कि क्या क्या किया मुख्यमंत्री जी ने, क्या नहीं किया, ये अलग बात है। खेल विभाग चंपावत की ओर से जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर साल अप्रैल से जिले के विभिन्न स्थानों में फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, कराटे समेत कई अन्य खेलों के खेल कैंप संचालित किए जाते थे, जिनमें नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों की ओर से खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण देकर उनकी खेल प्रतिभाओं को निखारा जाता था। वहीं लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में विभिन्न खेलों को खेल रहे खिलाड़ियों ने बताया कि इस साल खेल विभाग की ओर से जुलाई तक खेल कैंप नहीं खोले गए हैं, जिससे क्षेत्र के खिलाड़ी बिना किसी कोच और सुविधा के
खेलने को मजबूर हैं। खिलाड़ियों ने खेल विभाग से जल्द खेल कैंप संचालित करने और खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की मांग की है। वन निगम कर्मियों का उत्पीड़न करने से आक्रोशित वन निगम कर्मियों ने शुक्रवार को संगठन के प्रभारी अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में वन निगम प्रबंधन के खिलाफ लोहाघाट में 1 दिवसीय धरना दिया और सचिव के दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की। वन निगम कर्मियों ने कहा कि प्रबंधन तंत्र 2002 में विनियमित कर्मचारी जिनको शासन ने साल 1991 में वरिष्ठता दी थी और सारे लाभ दिए जा रहे थे, अब उस आदेश को सचिव के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जो वन निगम कर्मियों और उनके परिवारों के साथ उत्पीड़न जैसा है। आज का जो कार्यक्रम है 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम लीड मीटिंग है। ये जो है 23/2/2023 को शासन द्वारा एक शासनादेश जारी किया था। स्केलर एवं वन उपज रक्षक को 1991 से वरिष्ठता दी गई थी, जो कि जिसका फिक्सेशन हुआ, वेतनमान बना, उनको पूरे लाभ दिए गए। उसके बाद 20/6 को सत्य प्रकाश सचिव हैं, उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया कि इसको निरस्त किया जाता है, जिसके विरोध में कर्मचारी संगठन ने आज 1 दिवसीय गेट मीटिंग धरना कार्यक्रम कराया गया है। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास आदेश दिया था सरकार द्वारा 1991 से व्यवस्था दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में सचिव महोदय द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया, जिसमें कर्मचारियों को भारी रोष व्याप्त है। इस वजह से हम 1 दिवसीय कार्यक्रम को यहाँ पर कर रहे हैं। पेट प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, पूरा आंदोलन किया जाएगा। पूरा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा तथा मतलब यहाँ से लेकर प्रांत क्षेत्र स्तर सारे स्तरों में हम अपने स्तर से कार्य पूरी करें। बड़कोट नगर पालिका में पंपिंग योजना स्वीकृत को लेकर 7वें दिन भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। आज नगर पालिका की जनता ने सरकार के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाओं से लेकर बड़े बच्चे बूढ़ों ने प्रदर्शन में भाग लिया और सरकार से जल्द पंपिंग योजना की स्वीकृति करने की चेतावनी दी। बड़कोट नगर पालिका में अनशन पिछले 6 जून से चल रहा है और आज लगभग 37 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार नहीं जागी है। बता दें कि 6 जुलाई से महंत केशवगिरी महाराज भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिन्हें 11 जुलाई जबरन पुलिस प्रशासन ने उठाया और अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अब पूरन सिंह रावत भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पानी की पेयजल योजना की द्वितीय स्वीकृति को लेकर शांतिप्रिय ढंग से चल रहा था और अभी भी चल रहा है, लेकिन सरकार अब भी अगर हमारी मांग को नहीं मानती है, ये जन जन की समस्या है। बड़कोट में निवास करने वाले लोगों के साथ ही यमुनोत्री धाम का बड़कोट मुख्य पड़ाव है और मुख्य पड़ाव होने के कारण यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं यात्रा के समय पे, और मेन समस्या यात्रा काल के समय पे जो है विगत कई वर्षों से पानी की होती आई है और इससे यात्री भी परेशान है। आम जनमानस के साथ साथ यात्री भी परेशान है, बच्चा परेशान है। बच्चे विद्यालय जाने से पहले जो है उनको पानी की चिंता हो रही है, कई दिनों तक वो नहा नहीं पा रहे हैं, समय से ड्रेस की धुलाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, तो नहाएंगे धोएंगे कहाँ से। बड़कोट नगर पालिका यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव। देश विदेश के जो आम श्रद्धालु हैं, वो चाहे धरासू से चाहे विकास नगर से, जहां से भी जो हरिद्वार से यात्री चलते हैं, बड़कोट उनका मुख्य पड़ाव होता है। 10 से 15 हजार पर डे यहाँ श्रद्धालु रुकते हैं। बड़कोट की आबादी 35 से 40 हजार है। हर साल जो है भीषण जल संकट से बड़कोट परेशान होता है। लगातार डिमांड रहती है कि बड़कोट में एक पंपिंग पेयजल योजना दी जाए। 2018 में प्रतिकर बन गया, जमीन जो है एक्वायर कर ली विभाग ने, 24 आ गया, अभी तक भी जो है जल पंपिंग पेयजल योजना नहीं बनी। तो बड़कोट के लोग, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सब परेशान है, सिर्फ इस बात को लेकर कि पंपिंग पेयजल योजना आए। छोटी छोटी योजनाएं दी जा रही हैं, ये लॉलीपॉप है। 1 साल 2 साल तो राहत मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है हमको राहत नहीं मिलने वाली। तो उत्तराखंड सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। 6 जून से कर्मिक धरना चला, 6 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू हो रखी है। स्वामी जी जो है जबरन उठा दिए गए। अब पूरण सिंह रावत जी जो हमारे समाज सेवी, वो बैठे हैं भूख हड़ताल पे। ये भूख हड़ताल का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना हमारी स्वीकृत नहीं होती है।
पंपिंग योजना है, हम लोग यहाँ पर जो है 1 महीने तो हम लोग कल भी घटना चलाया और 6 तारीख से हम लोग जो है भूख हड़ताल पर है। पहले महाराज के सचिव जी है और उनको जो कल जबरदस्ती पुलिस वालों ने उठा कर ले लिया है और कल से 4:30 बजे से जो मैं भूख हड़ताल पर मैं तब तक नहीं उठूंगा तब तक हमारी पेयजल योजना स्वीकृत नहीं हुई। मेरे चाहे यहाँ प्राण निकल जाएंगे और चाहे कुछ हो जाए, शासन कुछ जाए, कितनी कोशिश में तब तक नहीं उठूंगा जब तक पेयजल योजना स्वीकृत नहीं हुई। मेरा कहना ये है कि क्या बड़कोट नगर पालिका के लिए उत्तराखंड या भारत सरकार के पास पानी पंपिंग योजना को स्वीकृत करने के लिए पैसा नहीं है या चाहते नहीं है, जो ऐसी ऐसी अनगढ़ बातें करते हैं। और यहाँ पे 4 महीने से जो है लोग, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोग परेशान हैं। पानी 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 चला रहे हैं, जबकि ये हमारी एक मूलभूत समस्या भी है और ये मूलभूत एक मांग भी है, क्योंकि जल है तो जीवन है, अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं भारत सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों से आग्रह करना चाहती हूँ कि अभी जो ये भूख हड़ताल शुरू हुई है, इसमें हमारे महंत केशवगिरी महाराज जी बैठे हैं और उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पुलिस उनको उठा के भी ले गई और उनके जगह पे दूसरे जो है हमारे पूरण सिंह रावत जी बैठ गए हैं। और आज मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया है कि अगर पूरण सिंह जी का स्वास्थ्य खराब होता है तो मैं